आज की ये क्लास इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुलाई गई है, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य करने की विधियां और प्रोजेक्ट कार्य करने के तरीकों को यहाँ पर विस्तार से डॉक्टर विनय श्रीवास्तव विभाग अध्यक्ष इतिहास के द्वारा समझाया जा रहा है। इस समय MA 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी, BA फाइनल के विद्यार्थी, BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी और BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थी इस क्लास में यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो सभी ये जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाया जाए ताकि वो अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर उसे प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, आज की ये महत्वपूर्ण क्लास इतिहास विषय के उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रोजेक्ट कार्य को अपने कोर्स में करना चाहते हैं। इसमें MA 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी शामिल हैं, BA फाइनल, BA सेकेंड ईयर और BA फर्स्ट ईयर के साथ BA फोर्थ ईयर के विद्यार्थी भी शामिल हैं। यानी कि वो विद्यार्थी जो इस वर्ष प्रोजेक्ट कार्य को करना चाहते हैं, उन सारे विद्यार्थियों को, उनमें से हालांकि सब नहीं है लेकिन फिर भी काफी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। तो प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आपके सिलेबस का एक अनिवार्य हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते। जिस तरह से CC टेस्ट अनिवार्य है, उसी तरह से प्रोजेक्ट वर्क भी अनिवार्य है। अंतर क्या है? CC मात्र 30 नंबर का होता है और प्रोजेक्ट 100 नंबर का है। माने एक कंप्लीट पेपर से भी ज्यादा नंबर, एक कंप्लीट पेपर आपका 40 नंबर का होता है, 10 नंबर का CC होता है, तो 50 नंबर में से आपका मूल्यांकन होता है। लेकिन प्रोजेक्ट अपने आप में 100 नंबर का है, 2 पेपर के बराबर अकेला एक ही पेपर है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हम CC टेस्ट के लिए तो इतने गंभीर हैं कि ना जाने कहां से हम जिस दिन CC होता आ जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कार्य के लिए हम बिल्कुल महत्वपूर्ण उसको नहीं समझते। क्यों? शायद आपको बताया नहीं गया होगा या आपको जानकारी नहीं होगी। तो आज उन तमाम सारी बातों पर हम इस क्लास में प्रकाश डालेंगे, जिससे आप ये समझ सकें कि प्रोजेक्ट कार्य में क्या करना है और किस तरह से प्रोजेक्ट कार्य को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले ये बात नोट कर लें कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य को किसी शोध निदेशक के निर्देशन में करना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो भी हैं वो आपके प्रोफेसर इंचार्ज हैं। इतिहास विषय में, क्योंकि मैं महाविद्यालय में विभाग अध्यक्ष हूं इतिहास में, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं ही रहूंगा। तो आपको विभाग के द्वारा दिए गए विषयों के अंतर्गत ही कार्य करना है। ये कि हम कर लेंगे, हमें आने की जरूरत नहीं है, हम कलकत्ता में हैं, मुंबई में हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नियम जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रोजेक्ट के निर्देशन के अनुसार ही कार्य करना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिस तरह से आपको गाइड करते हैं, उसी गाइड के दिए गए निर्देशों के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। ये प्रोजेक्ट 100 नंबर का होगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हो, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का या फिर MA 4th सेमेस्टर का विद्यार्थी, सभी क्लासेस में प्रोजेक्ट 100 नंबर का होगा। कुछ वर्ष पहले रोजगार उन्मुखी प्रोजेक्ट चला करते थे, लेकिन जब से नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्रोजेक्ट का स्वरूप बदल गया है। अब प्रोजेक्ट रोजगार उन्मुखी होने के बजाय शोध परक होने लग गए हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होने लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस इस तरह से बनाई गई है कि उसमें आप शोध कार्य को प्रमुखता दें और आगे चल करके शोध कार्य करने में आप रजिस्टर्ड हो सकें। तो आपको प्रोजेक्ट भी इसी तरह से करना है कि आप शोध की प्राथमिकताएं समझ सकें, किस तरह से आपको शोध करनी है, आगे चलकर रिसर्च वर्क करना है, PhD करना है, डिलीट करना है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट वर्क का एकमात्र उद्देश्य केवल नंबर प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस बारीकियों को भी समझना है जो शोध के अंतर्गत समाहित है। अधिकतम 5000 शब्दों में ये प्रोजेक्ट तैयार करना है, जैसे कि गाइडलाइंस में भी दे रखा है। लगभग 100 पेज के आसपास ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई संचय नहीं है, किसी भी प्रकार का अगर मगर किंतु परंतु नहीं है। 5000 शब्द अप्रोक्सीमेटली 100 पेजेस के आसपास होता है, 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। आपके वर्ड्स की एक लाइन में कितने शब्द आते हैं इस पर निर्भर करता है, लेकिन ये बिल्कुल लिखा हुआ है, प्रिंटेड है कि 5000 शब्दों का ये प्रोजेक्ट होगा और हाथ से लिखा हुआ ही प्रोजेक्ट मान्य होगा। कई विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि क्या सर बाजार में प्रिंटेड मिल रहे हैं, क्या वो खरीद लें? बिल्कुल नहीं, आपको स्वयं अपने हाथों से वो प्रोजेक्ट तैयार करना है, खुद लिखना है और उसे चेक कराना है। यहाँ चेक कराना क्यों इंपॉर्टेंट है? विद्यार्थी जो ये समझते हैं कि हम लिख लेंगे सर, नो, आपको चेक कराना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने लिखा और एट द टाइम ऑफ
वाइवा आपका वो प्रोजेक्ट क्रॉस कर दिया गया तो आपके पास कोई चांस ही नहीं बचेगा, जीरो। गलत हो गया, यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, आपको जैसा भी समझ में आया, फिर आप क्या बोलेंगे, हमें बताया नहीं गया। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रोजेक्ट को समय समय पर चेक करवाना होगा। उसके लिए दिए गए निर्देशों में प्रेजेंटेशन नंबर 1, प्रेजेंटेशन नंबर 2 और प्रेजेंटेशन नंबर 3, ये 3 प्रस्तुतिकरण है विद्यार्थियों की तरफ से, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में P1, P2 और P3 कहते हैं। पिछले सालों में आप लोगों ने पिछली क्लासों में प्रोजेक्ट किए हैं, आपको पता है कि एक निश्चित समय के बाद आपने कितना काम किया है उसे लिख करके आपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को चेक कराया है, मुझे चेक कराया है, हमारे दूसरे साथियों को चेक कराया है, और उसमें जो सुझाव दिए गए हैं उसके अनुसार फिर आगामी कार्य को आपने किया है और उसके बाद फाइनल सबमिशन किया है। तो अगर हमें 100 पेज का प्रोजेक्ट तैयार करना है और 3 भागों में हमने P1, P2 और P3 में डिवाइड किया है, तो क्या मतलब है कि 30% आप पहले प्रेजेंटेशन में लिख के लाइए, 30% आप दूसरे प्रेजेंटेशन में लिख के लाइए और बचा हुआ 40% आप तीसरे प्रोजेक्ट में लिख के लाएं। तो इस तरह से आपका पूरा 100 पेज हो जाए। अब जब वो 100 पेज आप रफ कॉपी में लिखेंगे, यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको कोई फाइल अभी नहीं खरीदनी है, बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना है सिवाय पेन, पेंसिल के और रबर के। आपको रफ कॉपी एक बनानी है, इंडिपेंडेंट रफ कॉपी, इस तरह की मोटी रफ कॉपी 100 पेज, 100-200 पेज की, जिसमें आप जो भी मैटर इकट्ठा करेंगे इस तरह की रफ कॉपी आप बना लें। आपको मिली है, बाजार से मिल सकती है, आपको कॉलेज से भी मिली है स्टेशनरी। और उस रफ कॉपी में आप टॉपिक के अनुसार जितना मैटर आपको मिल सकता है आप उसमें इकट्ठा करना शुरू करें। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि आपको रिसर्च के मापदंडों को हर हालत में पालन करना है। रिसर्च के मापदंड क्या है मैं आपको बताऊंगा। रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है आपका, ये दिमाग में क्लियर कर लें, ये जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट नहीं है। सरकार की नीति है कि रिसर्च ओरिएंटेशन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आगे चल करके आप उच्च शिक्षा में एडमिशन ले पाए, PhD कर पाए और रिसर्च वर्क कर पाए। तो पूरा फोकस सरकार का रिसर्च पे है, इसीलिए पहले साल से ही रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट आपको करने हैं। दिए गए टॉपिक पर सोची समझी गई रणनीति बना करके आपको कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक मिल गया, आप किसी की नकल मार लें और आपको अपना विजन, जिस तरह से टेस्ट मैच में हर बल्लेबाज का अपना एक विजन होता है, अपना विजन तैयार करना है कि मुझे किस तरह से कार्य करना है। दिए गए टॉपिक पर मैं कैसे मैटर इकट्ठा करूंगा, कहां से करूंगा, कितना लिखूंगा, उसमें नेट पर बहुत सारी साइट अवेलेबल है, उपलब्ध है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि नेट पर बहुत सारा गलत मैटर भी आपको मिलेगा जो आपको टच भी नहीं करना है। तो आपको विभिन्न वेबसाइट को देखते हुए ये ध्यान रखना है कि आपने सही टॉपिक से रिलेवेंट मैटर को ही चयन किया है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से चेक जरूर करवाएं। अभी जैसे एक टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, विद्यार्थियों ने गलत लिखा कि त्योहार और उत्सव। टॉपिक आपका दिया गया है मध्य प्रदेश के प्रमुख महोत्सव, और लोग लिख के लाए मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, होली, दिवाली, दशहरा, ईद वगैरह वगैरह, लेकिन आपने वो लैंग्वेज का वो शब्द नहीं पढ़ा, महोत्सव। तो महोत्सव और त्योहार में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कल क्रिसमस है तो क्रिसमस महोत्सव नहीं है, क्रिसमस एक ईसाइयों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दिवाली निकल करके गई पिछले महीने, तो दिवाली महोत्सव नहीं है। हमारे लिए महोत्सव हो सकता है लेकिन राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर वो महोत्सव नहीं कहलाएगा। महोत्सव मैंने शासकीय स्तर पर या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के द्वारा आयोजित किए जाने वाले बहुत विशाल पैमाने पर होगा, जैसे कालिदास महोत्सव, कालिदास समारोह, मैहर का जो संगीत उत्सव होता है, खजुराहो नृत्योत्सव होता है, तानसेन संगीत समारोह होता है, ध्रुपद समारोह होता है। तो इसी प्रकार के अलग अलग सेगमेंट पर आपको जिलेवार जानकारी इकट्ठी करनी है। तो आपको प्रोजेक्ट, जैसे ही कहा जाता है कि अब आपको प्रोजेक्ट करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप दुनिया में कहीं भी घूम रहे हो, जैसे ही मैसेज डलता है आपके ग्रुप में कि टॉपिक लेने के लिए फलाने टाइम पर आप विभाग को संपर्क करें, तो आपको इमीडिएट टॉपिक लेने के लिए आना है और इस रजिस्टर पर, कहां गया मेरा रजिस्टर, इस रजिस्टर पर आपका नाम लिखा हुआ है और आपके नाम के सामने टॉपिक लिखे हुए हैं, उस पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और डेट डालनी है कि आपने इस दिन आकर के मेरे से टॉपिक लिया है। फिर जब आपको बुलाया जाए अगली बार कि आप प्रेजेंटेशन करने के लिए आए, अपना मैटर दिखाने के लिए आए, तो उस दिन फिर आप P1, P2 और P3 सेगमेंट के अनुसार आप आए। और वो सारा विवरण आपको डायरेक्ट फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आपको पहले रफ कॉपी पर लिखना है, उसको चेक कराना है। अगर
वो अप्रूव्ड है तो फिर आप आगे बढ़िए, अदरवाइज उसे फिर पूरा क्रॉस कर दें। बात समझ में आ रही है यहां तक? आगे चलें। रेगुलर इंटरवल पर आपके द्वारा इकट्ठे किए गए मैटर को आपको चेक करवाना है, और चेक करवाने के बाद जब आपके गाइड उसे अप्रूव कर दे कि हाँ दिस इज ओके, नाउ यू प्रोसीड, तब आपको आगे बढ़ना है। फाइनल सबमिशन से पहले आपको, जब आपका 100 पेजेस आपका कंप्लीट हो जाए, आपके गाइड के सिग्नेचर रफ कॉपी पे हो जाए और आपके सिग्नेचर गाइड यानी कि मेरे रजिस्टर पर हो जाए, P1 P2 P3 पे आपने साइन कर दिए और आपसे कहा जाता है कि अब आप इसकी फाइल बना लें, तो आपको फाइल बनानी है। 100 पेज की फाइल आपको बनानी है। आप फाइल बनाने के लिए बिल्कुल भी ये कंपलसरी नहीं कि आप बाजार से खरीदी हुई फाइल ही बनाएं। सिंपल ये A4 साइज का पेपर है, आप 100 पेज इकट्ठे कर लें लाइन वाले और उसको स्टेपल कर लें, सिंपल स्टेपल कर लें, उसको बाइंड कर लें, हाथों से बाइंड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप घर से बनाई गई फाइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार से आपको अतिरिक्त पैसे देने पड़ सकते हैं, तो अवॉइड करें। हाथ से बना हुआ काम बहुत अच्छे से हमने स्वीकार किया है, पिछले साल भी स्वीकार किया और आगे भी करते रहेंगे। तो आपको ये चीज आपको क्लियर हो गई। विद्यार्थियों के लिए P1 P2 P3 अनिवार्य है, नोट कर लें। प्रेजेंटेशन नंबर 1, 2 and 3 इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। उसके पहले आपको मैटर इकट्ठा करना है, उसे रफ कॉपी में लिखना है और प्रेजेंटेशन नंबर 1 में लाकर के दिखाना है। फिर उसके बाद 15 दिन 20 दिन बाद जब आपको P2 के लिए बुलाया जाएगा तो P2 में आपको उसको दिखाना है, और उसके बाद फाइनल सबमिशन से पहले P3 होगा, और इसमें लगभग 10-10 दिन का गैप मान के चले तो लगभग 1 महीने के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। अप्रूवल जब हो जाता है P3 के बाद, आपका प्रोजेक्ट आपकी रफ कॉपी पे गाइड साइन कर देते हैं कि नाउ दिस इज फाइनल। उसके बाद फेयर कॉपी में जो आप बनाएंगे उसे हाथ से लिखना है, हस्तलिखित लिखना है। टाइप किया हुआ मटेरियल बाजार से नहीं खरीदना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। मार्केट से टाइप कॉपी नहीं लेनी है, स्वयं लिखना है। और टॉपिक से रिलेवेंट, जो भी टॉपिक आपको मिला हुआ है उससे रिलेवेंट मैटर ही, उससे संबंधित मैटर ही आपको इकट्ठा करना है। चाहे आप बुक से लिखें, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बाजार में उपलब्ध प्रतियोगी निर्देशिका, प्रतियोगिता दर्पण या इस तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो किताबें हैं आप उससे लिखें, या फिर आप इंटरनेट से लिखें, या स्वयं फील्ड वर्क करके लिखें, जहां से भी लिखें, आपके टॉपिक से जुड़े हुए विषय ही आपको लिखने हैं। आपको जब तीनों P1 P2 P3 पूरा आपको P1 P2 P3 जो भी स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस से संबंधित आपको मैटर इकट्ठा करना है, और मैटर इकट्ठा करने के बाद आपको उसकी पिक्स बनानी है, पिक्चर्स क्रिएट करने हैं, उससे जुड़े हुए ग्राफिक्स आपको इस्तेमाल करने हैं, आपको नक्शे इस्तेमाल करने हैं, और चार्ट और मैप आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि आपको अपने प्रोजेक्ट में अपने टॉपिक से संबंधित चित्र इकट्ठा करने हैं, मैप लगाना है, आपको ग्राफिक्स यूज करनी है, चार्ट आपको यूज करना है। तो इस तरह की जो विधाएं हैं वो आपके प्रोजेक्ट को और ज्यादा परिपक्वता प्रदान करेंगी, और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगी, और एक आपका अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। अगर मैंने आपको टॉपिक दिए हैं, इस साल जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए कहा गया है, जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग, मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, मध्य प्रदेश से संबंधित जनजातियों का विवरण। तो आपको जिलेवार जानकारी इकट्ठा करनी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आपने नेट पर सर्च किया तो एक साइट निकलेगी, दूसरी साइट से आप देखें, तीसरी साइट से आप देखें, और उसके बाद छोटे छोटे जिले वार जानकारी इकट्ठी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों का अध्ययन और उसका सांस्कृतिक विवेचन, ऐसा टॉपिक मैंने दिया हुआ है कई लोगों ने। तो आपको पहले तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां नेट से सर्च करनी है या किसी बुक से देखनी है, तो ढेर सारी जनजातियों का विवरण मिल जाएगा, और सबसे आगे 2-2, 3-3 लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको उन जनजातियों के बारे में एक एक करके नेट पर सर्च करें। जैसे मैंने जनजातियों में मिली भील, भिलाला, बैगा, कोरकू। अब इन एक एक जनजातियों का नाम डालें आप, जैसे बैगा जनजाति, भील जनजाति, भिलाला जनजाति, गोंड जनजाति, इनके बारे में अलग अलग मैटर आपको उसमें डिटेल में मिल जाएंगे। तो उनको आप लिखते चलें, पीडीएफ मिल जाएंगे हिंदी में। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, तो
तो कुछ जानकारी आपको वीडियो से मिल जाएगी, कुछ आपको जानकारी यूट्यूब से मिल जाएगी, कुछ जानकारी आपको हिंदी PDF भी मिल जाएगा। उन्हें आप लिखते चलें। जो भी जानकारी आपको मिल रही है, भले ही 2 लाइन आपको जानकारी मिल रही है, उन जानकारियों को आप लिखते चलें। अब बुक्स कहां से आएंगी? लाइब्रेरी में बुक्स उपलब्ध हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी जो जिले की लाइब्रेरी, वहां पर बुक्स अवेलेबल हैं। आपके अपने व्यक्तिगत संग्रह में कुछ किताबें हो सकती हैं। मेरे व्यक्तिगत संग्रह में बहुत सारी किताबें हैं, आप उससे भी संपर्क करके वो जानकारियां ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन से मेथड है मैटर कलेक्ट करने के? ध्यान से सुनिएगा, केवल इंटरनेट और केवल बुक से ही जानकारी आपको नहीं लेनी है। आप किसी क्षेत्र में गए, वहां आपको फील्ड सर्वे भी करना है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक प्रोजेक्ट मैंने दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी, तो आप गांव-गांव में रहते हैं, आप गांव में ज्यादातर विद्यार्थी गांव से आते हैं। आप सर्वे करिए कि क्या आपके गांव में क्या कोई स्वतंत्रता सेनानी कभी हुआ है? मैं जब आया था तो ये बताया गया था कि पन्ना में तो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी रिसेंटली 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में मेरे शोध कार्य को प्रकाशित किया है सरकार ने, पन्ना छतरपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम। अभी वो किताब लाइमलाइट में नहीं आई है, प्रकाशित हो गई है। तो उसमें मैंने पन्ना के 150 से भी ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के विस्तार से वर्णन विद फोटोग्राफ दिए हैं। छतरपुर के 200 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के वर्णन तो आप कैसे आगे? आज से 10 साल पहले ये कहा जाता था कि पन्ना में तो कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ नहीं है, तो मैंने कहां से खोज लिया? निश्चित रूप से सर्वे वर्क, इसके बाद में आर्काइवल सोर्सेज, नेशनल आर्काइव दिल्ली और राज्य अभिलेखागार भोपाल में बहुत सारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जहां इस तरह के अज्ञात जानकारियां आपको बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ में मिलेंगी। तो अगर वहां संभव है, जैसे अभी मेरे कई विद्यार्थी भोपाल में हैं, तो मैं उनको वीडियो के माध्यम से बोलूंगा कि एक दिन समय निकालकर राज्य अभिलेखागार में चले जाओ, वहां से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फिर गजेटियर, हर जिले का एक गजेटियर होता है, वो राज्य अभिलेखागार भोपाल में मिल जाएगा। बहुत कम कीमत पर उसकी आपको विक्रय सरकार करती है, 100-150 रुपए में आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का गजेटियर आपको मिल जाएगा। और नहीं अगर आप ले पाते हैं तो मेरे पास भी रखे हुए गजेटियर, तो उस गजेटियर से संबंधित बहुत सारी जानकारी। गजेटियर क्या होता है? एक जिले का पूरा प्रामाणिक दस्तावेज होता है, सरकार प्रकाशित करती है। तो मेरे पास बहुत सारे जिलों के गजेटियर रखे हुए, तो आप कभी भी फुर्सत में मेरे पास आ सकते हैं, तो मैं उनको आपको उपलब्ध करा सकूंगा। यहाँ पर आपको लिखते समय क्या क्या इस्तेमाल करना है, ये यहाँ पर हम आते हैं। प्रोजेक्ट में सबसे पहला पेज कौन सा होता है? एनीवन? पहला पेज कौन सा होता है? शादी देखने के लिए, शादी करने के लिए आप लड़का लड़की देखने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले दूल्हा दुल्हन का चेहरा ही देखते हैं, कंटेंट से बाद में पता चलते हैं। शादी के लिए आप लड़का लड़की घरों में देखने का रिवाज है हमारे भारतीय समाज में, तो सबसे पहले दूल्हा या दुल्हन का चेहरा ही दिखा जाता है, दिखने में कैसा है। उसके बाद फिर घर बार, कंटेंट बाद में आते हैं। तो प्रथम दृष्टया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी प्रोजेक्ट फाइल सुंदर बनी हुई है, सुंदरता का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाजार से आप महंगे से महंगे आप फाइल खरीद के लाएं, नहीं, हाथ से आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता, आपकी सृजनात्मकता उसको झलकनी चाहिए, आप खुद बनाएं। 4 चीजें चाहिए होती है कवर पे। नंबर 1, आपके कॉलेज का सही नाम। आपके कॉलेज का नाम है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना, मध्य प्रदेश 488001। यहां तक आकर के आपके कॉलेज का पूरा नाम गेट पर लिखा हुआ है, जाते समय देख लीजिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है। पहला जो आपका कंटेंट होगा वो कॉलेज का सही नाम होगा। दूसरा कंटेंट, किस क्लास के विद्यार्थी हैं आप? विनय श्रीवास्तव, BA फर्स्ट ईयर, इतिहास मेजर। एक एग्जांपल, मैं फर्स्ट ईयर में नहीं हूं, तो आपके नाम के आगे क्लास आ गई, क्लास के आगे आपका हिस्ट्री मेजर आ गया। MA के विद्यार्थी MA 4th सेमेस्टर लिखें, दूसरी जानकारी हो गई। तीसरी जानकारी के रूप में आप लिखें परियोजनाकार या प्रोजेक्ट वर्क 2024-25, तीसरी जानकारी हो गई। और चौथी जानकारी के रूप में आप लिखें टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें। जो टॉपिक आपने लिखा है उसको वर्ड टू वर्ड, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, जैसा आपने लिखा है डायरी में साइन किए हैं वैसा ही टॉपिक आपको उसमें दिखाना है। उसके बाद फिर आप एक नक्शा बना सकते हैं MP का, मध्य प्रदेश का या भारत का। आप उसके बाद में सेशन डाल दें सत्र 2024-25 और राइट हैंड साइड पर आप शोधकर्ता के रूप में स्वयं अपना नाम डाल दें। आपका नाम, यदि आपने रजिस्टर पर साइन किए हैं तब आप डालें आप अपना नाम, और आपने रजिस्टर पर साइन नहीं किए हैं तो नाम डालने का प्रश्न नहीं उठता। फिर आप स्वतंत्र हैं, आपकी जिंदगी आपको कैसे जीना है
हु केयर्स। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर दाहिने हाथ पर ये कागज अगर है तो यहाँ पर आपको नाम आएगा शोधार्थी का नाम, जो भी आपका नाम है, पूरा नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, आपके पिताजी का नाम, क्लास, मोबाइल नंबर और एड्रेस पूरा, और उसके ऊपर हस्ताक्षर करने की जगह। और यहाँ पर आएगा शोध निर्देशक का नाम। क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी और जितने भी महाविद्यालय में इतिहास के पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके लिए अब कोई विकल्प नहीं है, मेरा ही नाम डालना पड़ेगा आपको। तो मेरा नाम है डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष इतिहास। बस इतना पर्याप्त। क्लियर है? ये पहला पेज क्लियर है। 5 जानकारियां और आपके सिग्नेचर का कॉलम। इसको जितना अच्छा बना सकते हैं आप बना ले, रफ पर ला करके दिखा। दूसरा पेज, इसके बाद वाला पेज कौन सा है? कंटेंट के बाद में कंटेंट्स, इंडेक्स जिसको बोलते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो आप विवरणिका लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इंडेक्स लिख सकते हैं। इंडेक्स में क्या आता है? आपके पूरे 100 पेज की फाइल में कौन सा कंटेंट किस पेज पर दिया गया है, इसकी पूरी सूची होती है। और ये कब बनेगा? जब आप पूरा प्रोजेक्ट लिख लेंगे। आप बना लें, यहाँ पर ये पूरा ऐसा चार्ट बनेगा। पहला कॉलम आएगा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम आएगा विवरण, तीसरा कॉलम आएगा पेज नंबर। ये आप बना लें। जैसे जैसे आपके टॉपिक पूरे होते जाते हैं वैसे वैसे आप पेज नंबर डालते जाएगा, लेकिन ये लास्ट में करना है। ये पहले पेज पर जरूर लगेगा, लेकिन इसको भरना लास्ट में ही है। इसका एक रफ खर्चा बना करके आप मुझे दिखा सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स के बाद जो कॉलम अनिवार्यतः आएगा वो है आभार। इस प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए आप किन किन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, स्वयं विद्वान हैं आप, वो आपके ऊपर है कि किस किस से आपने मदद ली है। उन सभी का एक्नॉलेजमेंट करना अनिवार्य होता है। किसी भी शोध कार्य में आप बहुत बड़े शोधार्थी नहीं हैं, आप अभी बिगिनर हैं, आप स्टूडेंट हैं। जो पीएचडी के विद्यार्थी होते हैं, या जैसे मैंने भी अभी प्रोजेक्ट कार्य किया, शासन को सबमिट किया, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग को, तो मैंने भी आभार किया। सबसे पहला आभार तो मैंने शासन को किया कि शासन ने हजारों लोगों में से मेरा चयन किया इस महत्वपूर्ण शोध कार्य को करने के लिए। और भी जिन जिन लोगों ने मुझे शोध कार्य के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उन सबका हम थैंक्स करें। तो एक आगे बढ़ रहे हैं। फिर आप अपने साथ में अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने मित्रों का, जिसका भी आपको आभार व्यक्त करना है आप कर सकते हैं। एक पेज से ज्यादा आभार नहीं होगा, ठीक है? 7-8 लाइनों में आपका आभार पूरा हो जाना चाहिए। और इंडेक्स में सबसे पहला पेज लगेगा आभार का, वो अनिवार्य है, ठीक है? और किसी भी संस्थाओं की विजिट का रिकॉर्ड इसमें नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अभी फॉर्मेट चेंज हो गया। तो बाजार में जो कॉपियां उपलब्ध हैं उन्हें नहीं खरीदना है, क्योंकि उसमें 3-4 पेज तो पहले चलता था रोजगार उन्मुखी प्रोजेक्ट में कि किसी संस्था में गए और आप अपने वहां पर विजिट की, उसका रिकॉर्ड। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उन फाइलों को खरीदना ही नहीं है। और अगर खरीदना है तो आप स्वयं अपने कंटेंट्स बताइए उनको कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे सिर्फ 100 पेज चाहिए A4 साइज में, एक तरफ प्लेन और एक तरफ लाइनिंग किए हुए, उनको बताइए। विषय की तथ्यपूर्ण व्याख्या करना बहुत जरूरी है। मैटर विषय से संबंधित हो। एक वेबसाइट पर अगर आपने डाला टॉपिक और आपको पर्याप्त जानकारी नहीं मिली तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर वेबसाइट्स। आप दूसरी वेबसाइट डालें, सर्च करें एंगल। अगर मुझे यहां से ठीक वो लड़के दिखाई नहीं पड़ रहे तो मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करके अब दिखाई पड़ रहे। इंटरनेट पे भी अगर आपने एक कीवर्ड डाला और उससे प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया तो आप अपना डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, पूछने का तरीका चेंज कर दीजिए, आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे। इसकी साइट पर, दूसरी साइट पर आपको सर्च करके लिख लेना है, क्योंकि वो साइट हो सकता है अगली बार दिखाई ना पड़े। टॉपिक से जुड़ी हुई बातें सिर्फ और सिर्फ रफ पेज पर आपको लिखनी है। P1, P2, P3 में 100 पेज आपको लिखना है। क्रमानुसार इसको 3 भागों में बांट दीजिए। 30% पहले P1 में, अगला 30% दूसरे P2 में, और लास्ट के P3 में आप बाकी के 40% इस्तेमाल करें। तो इस तरह से तीनों आपके सेगमेंट हो जाएंगे, P1, P2, P3। याद है आपकी रफ कॉपी भी इस बार जमा होगी कि आपने वास्तविक रूप से प्रोजेक्ट कार्य किया है, उसका रिकॉर्ड हमें रखना है। तो आपके द्वारा किए गए रफ कार्य को भी हम जमा करेंगे। उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा कि वास्तविक रूप से आपने कितनी बार अपने शोध निदेशक से परामर्श लिया या उनके निर्देशन में आपने कार्य किया। किसी भी रूप में आप देखें, किसी भी रूप में आप बहुत बड़े कलेक्टर भी बन जाएं, बहुत अच्छी बात है, आप कलेक्टर बन जाएं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन जिस गुरु ने आपको पढ़ाया है शुरू में, उससे बड़े आप कभी नहीं बन पाए। उससे आगे निकल जाएंगे आप,
लेकिन उससे बड़े आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस बात को नोट करके रखें, क्योंकि यह रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है और रिसर्च में पूर्ववर्ती कार्यों को एक्नॉलेज किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर आप देखें, जो मैटर आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपने कहाँ से लिया है, कौन सी वेबसाइट से लिया, उस वेबसाइट को कॉपी करके आप लिख लें। किसी किताब से लिखा है तो किताब का नाम लिखें, उसके लेखक का नाम लिखें, किस पेज से लिया है उस पेज का नंबर लिखें। क्या आपने किसी किताब से मैटर लिया है तो आप एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे राधा कुमुद मुखर्जी भारत का इतिहास, तो आप सबसे पहले लेखक का नाम लिखें, उसके बाद किताब का नाम लिखें, फिर संभव हो तो प्रकाशक का नाम लिखें और उसके बाद में लास्ट में पेज नंबर लिखें और वो किताब कब प्रकाशित हुई है इसका उल्लेख करें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे किताब है राधा कुमुद मुखर्जी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या आरसी मजूमदार भारत का बृहद इतिहास, राजकमल पब्लिकेशन नई दिल्ली 2005 पृष्ठ 91। पांचों चीजें आ गई इसमें। अगर आपने किसी किताब से लिखा है, अगर आपने किसी रिसर्च जर्नल से मैटर कलेक्ट किया है तो उस जर्नल का नाम, उसके एडिटर का नाम और कौन से आर्टिकल से आपने वो लिखा है। जैसे मान लीजिए आपने प्राणनाथ जी मंदिर के बारे में कोई जानकारी देखनी और किसी जर्नल से आपने जानकारी लिखी, तो आपको उसका जर्नल का नाम लिखना पड़ेगा, एडिटर का नाम लिखना पड़ेगा, उसका प्रकाशक का नाम लिखना पड़ेगा और आपको उसका आर्टिकल का सब पेज नंबर देने होंगे। तो ये आपको एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो वेबसाइट अवेलेबल है, मैक्सिमम मैटर आपको उसी से मिल जाएगा। आप डाल के देखिए एमपी पीएससी एग्जाम, बहुत सारे टॉपिक है, फिर अपना टॉपिक डाल के देखिए, बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैटर इकट्ठा करने के लिए आप रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, अभिलेखागार, फील्ड वर्क, सर्वे वर्क इत्यादि से अपने मैटर का संग्रहण कर सकते हैं और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको रखना है। रफ कॉपी में आपको उसको मेंशन करना है कि हम इसको किस तरह से आयोजित करें। मध्य प्रदेश से संबंधित इस बार प्रोजेक्ट दिए गए हैं, अधिकांश प्रोजेक्ट या शायद सभी प्रोजेक्ट मैंने मध्य प्रदेश से संबंधित दिए हैं। तो यहाँ पर आपको जिलेवार मैटर कलेक्ट करना है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक नृत्य, जनजातियां, किले, महल, स्मारक, मंदिर, वाटर प्रोजेक्ट्स, ये जिलेवार आपको इकट्ठा करना है, इसकी सूची बनानी है। अब आपने जितने भी प्रोजेक्ट में मैटर इकट्ठा किया है उससे रिलेवेंट फोटोग्राफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लगाने हैं फाइनल कॉपी में। मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश के दुर्ग पर काम किया है, तो जितने भी दुर्ग आपने लिखे हैं उससे संबंधित फोटोग्राफ आप लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरनेट से कॉपी करके लगा सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से वहां जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जैसे छत्रसाल का दुर्ग अगर आप लिख रहे हैं तो पन्ना में ही है, कलिंजर का दुर्ग लिख रहे हैं तो हमारे थोड़ी दूर 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप अगर इन किलों में कभी गए और वहां आपका फोटोग्राफ है तो आप उन किलों को लगाएं, उनके फोटोग्राफ लगाएं, उसके नंबर डालें, कैप्शन लिखें कि वो कहां का फोटोग्राफ है और उसका परिशिष्ट में उल्लेख करें। परिशिष्ट क्या होता है? एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एक परिशिष्ट आपको बनाना पड़ेगा जिसमें जितनी भी तालिकाएं आपने बनाई हैं उनका डिटेल आपको देना है, कितनी तालिकाएं हैं, जितने भी चित्र आपने बनाए गए हैं उनका हवाला देना है कि पेज नंबर 1 पर जो चित्र है उसको आप नंबर दीजिए। पिक्चर नंबर 1 काय से संबंधित है? कलिंजर का फोर्ट। पिक्चर नंबर 2 छत्रसाल फोर्ट। पिक्चर नंबर 3 अनदर फोर्ट, जो भी आपका है। तो इस तरह से जो चित्र आपने दिए हैं, चित्र के नीचे प्रॉपर स्थान आप दें और उसका उल्लेख आप परिशिष्ट में जरूर करें। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी देना कंपलसरी है कि बिब्लियोग्राफी में आपने कितनी किताबें देखी हैं, कितनी इंटरनेट की साइट्स आपने देखी हैं, किन किन संस्थानों की विजिट आपने की है, उसका पूरा डिटेल आप बिब्लियोग्राफी में दें। और कंक्लूजन लास्ट में दें कि इस प्रोजेक्ट कार्य का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। इतना सारा मेहनत हमने कर ली, सामने भगा के हमारे प्राण निकाल दिए, निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष देना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि आपको इंडेक्स के बाद 5 पेज में क्या लिखना है। पहला पेज लिखें आप ऑब्जेक्टिव, हेडिंग डाल दें, ऑब्जेक्टिव लिखना है, उद्देश्य क्या है, इस परियोजना कार्य को करने के लिए आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है। परियोजना कार्य को करने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। जिंदगी जीने का बहुत उद्देश्य आपके क्लियर है, नहीं क्लियर है तो क्लियर करिए आप। शोध कार्य का उद्देश्य आपको तय करना है, 8-10 लाइनों में इसका उद्देश्य आप लिखें। नंबर 2 शोध प्रविधि, शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह की शोध प्रविधि आपने इस कार्य में इस्तेमाल की है।
उसमें आप 8-10 लाइनें लिख सकते हैं कि आपने अभिलेखी सामग्री का इस्तेमाल किया, आपने लाइब्रेरी की विजिट की, आपने जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको कंसल्ट किया, आपने सर्वेक्षण का कार्य किया, आपने इंटरव्यूज लोगों से करके जानकारी एकत्र की, आपने कुछ भी नहीं किया, दूसरों की कॉपी से टिक मारा, वो भी आपकी स्टाइल है। तो ये जो भी स्टाइल आपकी है उसको आप सच लिख दें, क्योंकि पकड़ में आ जाएगी। अगर आपने काम किया है वास्तविक रूप से तो पकड़ में आ जाएगा कि आपने अपने साथ स्वयं किया है, किसी दूसरे की कॉपी से आपने नकल मारी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, स्वयं का किया हुआ कार्य भले ही कम हो लेकिन वो पता चल जाएगा कि आपने वास्तव में काम किया। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपके रिसर्च वर्क में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको उसके बिंदुवार वर्णन देने पड़ेंगे कि किस तरह से आपने उसको इस्तेमाल किया। फिर तीसरा पॉइंट इसमें बन रहा है टूल्स। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? कितने लोगों ने किया अभी यहाँ पे काम? परिकल्पना क्या है? परिकल्पना एक तो होता है उद्देश्य और एक होती है परिकल्पना। उद्देश्य और परिकल्पना ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन देयर इज समथिंग डिफरेंट। मेरा उद्देश्य है कि कलेक्टर बनना, लेकिन मेरी परिकल्पना है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। मेरा उद्देश्य है कि मैं नौकरी प्राप्त करूं, लेकिन मेरी परिकल्पना है कि मैं आईएएस में टॉप करके नौकरी प्राप्त करूं। अंतर है कि नहीं? अंतर है। और आपकी परिकल्पना है, आपकी कल्पना की उड़ान है, आप कहां परिकल्पना में आप रिसर्च ओरिएंटेड, कि मैं जो उद्देश्य है कि मुझे अपने शोध कार्य में 100 नंबर का प्रोजेक्ट है, अधिकतम नंबर लेने हैं, ये मेरा एक सामान्य सा उद्देश्य है। और इस नंबर को लेने के लिए मैं सिखलाए गए तरीके से, मनमाने तरीके से नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यू शुड वर्क अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, वो ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस है, लेकिन गाइडलाइंस कहती है कि रिसर्च वर्क को गाइड के निर्देशन में ही करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल अप्रिशिएटेड, लेकिन गाइडलाइंस से कहती है कि आपको सिखलाए गए तरीके से आगे बढ़ना है। यहां पर एक एकेडमिक डिसिप्लिन का पालन आपको करना पड़ेगा। हाँ, टूल्स कौन कौन से हैं? टूल्स आपके किताबें हैं जिनके माध्यम से आप ये प्रोजेक्ट लिखेंगे, इंटरनेट है जिनके माध्यम से आप विभिन्न वेबसाइट को सर्च करेंगे, वो लिखेंगे, अभिलेखी सामग्री का प्रयोग आप इसमें करेंगे, पत्रों का प्रयोग आप करेंगे, फिर साक्षात्कार का प्रयोग आप करेंगे, सर्वे वर्क का प्रयोग आप करेंगे, इंटरव्यूज का प्रयोग आप करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इसमें बहुत अनिवार्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये आपका रजिस्टर है, ये आपका पेन है जिसके आधार पर आप पेन और रजिस्टर में आप लिखेंगे, और सहायक सामग्री आपके घर का जो एक सामान्य वातावरण है, क्लासरूम का जो एक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का उपयोग आप उसमें कर सकते हो। दीज आर द टूल्स व्हिच विल बी यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। एक के ज्यादा इसमें नहीं देना। ये संसाधन है आपके, जिस संसाधन की सहायता से आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो क्या आपने अपने गाइड से संपर्क किया? नहीं किया। कंक्लूड एट द एंड मैं फिर से मोटी मोटी बातें आपको याद करा देता हूं कि प्रोजेक्ट गाइड के निर्देशन में ही होगा। 1000 शब्दों या 100 पेजेस में प्रोजेक्ट होगा। नंबर 2, प्रोजेक्ट सिखलाए गए तरीके से ही करना है। दिए गए टॉपिक को विभिन्न संसाधनों से आपको मैटर इकट्ठा करना है, उस मैटर को आपको लिख करके रफ कॉपी में दिखना है। 2 कॉपियां जमा होंगी, एक ऐसी मोटी रफ कॉपी जिसमें आपके द्वारा किए गए कार्य के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होगा। बेहतर है कि आप 2 कॉपियां इस तरह की नई कॉपी बना लें। आप ये इस तरह की कॉपी नया रजिस्टर बना लें जो रफ कॉपी के रूप में इस्तेमाल करें, जिसमें प्रोजेक्ट उस कॉपी पर मेरे दस्तखत करवा लें। तो यहां आकर के ऑब्जेक्टिव के बाद में हाइपोथेसिस के बाद में रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि शोध प्रविधि, और शोध प्रविधि के बाद में टूल्स, और टूल्स के बाद में फिर पूरा प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश का अगर प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार आपको लिखें। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप पन्ना जिले पर काम कर रहे हैं तो पन्ना जिले की भौगोलिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कंक्लूजन देना बहुत, अगर आपने शुरू में ऑब्जेक्टिव लिखा है तो कंक्लूजन दीजिए कि मैंने जो उद्देश्य बनाया था क्या मेरी जिंदगी का वो उद्देश्य पूरा हुआ। ये कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। और बिब्लियोग्राफी, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको परिशिष्ट में आप अपने प्रोजेक्ट में लगाए गए तमाम चित्र, इस्तेमाल किए गए ग्राफिक्स, इस्तेमाल किए गए नक्शों का डिटेल विवरण उसमें आप देंगे।
और आखिरी में साइन करेंगे और तारीख डाल करके मेरे पास सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आपने वास्तविक रूप से कोई कार्य किया है। आमतौर पर बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि वो क्या लिखित दिया है, बस जमा कर लो सर, जमा कर लो। नहीं, आप 2 कॉपी लेकर के जमा करेंगे सर, ये मेरी रफ कॉपी है जो मैंने प्राइमरी वर्क के रूप में किया था, आपके साइन है इस पे, और ये मेरी फेयर कॉपी है। दोनों कॉपियों में अपना नाम लिखेंगे, अपना पूरा विवरण लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ताकि जब कभी भी इंटरव्यू हो तब आपको सूचना दी जा सके। एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी प्रोसीड फॉर द रिसर्च वर्क। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड पीरियड है।